हर बार पहले पढ़कर ही जाना है। ये वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। ऐसा ही एक क्वेश्चन एग्जाम्पलर में भी होगा। सेम वर्ड्स है, नंबर्स चेंज है। हाईवे पर दो दो प्लेसेस हैं, ए एंड बी, उनका डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का। समझ में आ गई? पढ़ना शुरू कर दो अगर नहीं किया है, क्योंकि जो भी हमें ये करनी है ना, ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम तुम मान लो तो मेरे पेपर में आना ही आना है, कुछ बच नहीं सकते इससे। तो दो प्लेसेस हैं, दे आर 100 किलोमीटर अपार्ट, प्लेस ए प्लेस बी। इनका जो डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। एक कार स्टार्ट करती है प्लेस ए से, और एक कार स्टार्ट करती है प्लेस बी से। उनकी स्पीड जो है वो फिक्स है। One car starts from A and another from B at the same time. समझ में आ गया? If the car travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. अब A की अपनी स्पीड है, B की अपनी स्पीड है, दोनों अलग अलग है। एक के पीछे एक चल रहे हैं, मतलब दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं, स्पीड अलग अलग है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ए जो है वो बी के पीछे पीछे आ रही है। बी अपना चल रहा है आगे, ए अपना चल रहा है आगे। ठीक है? तो ए ने चेज किया बी को, और वो मिल गए आफ्टर 5 आवर्स। 5 घंटे बाद दोनों मिल गए। समझ में आ गए? दोनों सेम जगह पर आ गए, दे मीट आफ्टर 5 आवर्स। बट दे इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, दूसरी सिचुएशन क्या है कि वो कहता है चलो एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो ए भी इधर जा रहा है, बी भी इधर जा रहा है। डिस्टेंस तो 100 का ही है इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों ने क्या किया, इकट्ठे मिलकर किलोमीटर्स ट्रैवल किए, एक दूसरे की तरफ आ गए, एंड नाउ दे मीट इन 1 आवर। समझ में आ गया? पहले केस में दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, एंड सेकंड में इन ऑपोजिट टुवर्ड्स ईच अदर। किसी ने कहा था मैम ऑपोजिट तो ऐसे भी होता है, तो शायद फिर बुक ने भी सुन लिया और लिखा हो टुवर्ड्स ईच अदर। ऑपोजिट का मतलब है दोनों चल रहे हैं लेकिन एक दूसरे की तरफ। बात समझ में आ गई? जैसे इफ यू आर योर फ्रेंड एंड यू से कॉमन पॉइंट फिक्स कर लिया कि वहां मिलते हैं। अपने घर से तुम चले, अपने घर से वो चला। तुम चल रहे हो अपने घर से, वो तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है, तुम्हें पकड़ रहा है। ठीक है? सो देन यू मीट आफ्टर 5 आवर्स। तो इस पूरी सिचुएशन को इक्वेशंस के हिसाब से लिखना है। और देखो फाइंड करने को क्या कहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द टू कार्स। तो आप 99% ना, जो फाइंड करने को कहा जाता है ना, वही आपका वेरिएबल होता है। What are the speeds of two cars? तो आपने x and y क्या लेना है, let the speed of car A, let the speed of car B, let the speed of car A x किलोमीटर पर आवर। ठीक है? let the speed of car B y किलोमीटर पर आवर। समझाने के लिए जो मैं अभी बनाऊंगी ना सिचुएशन, इसको लिख लेना। किसी और वे से समझता है तो वो भी देख लेंगे। अब ए और बी, इसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड थी y किलोमीटर पर आवर। दोनों जा रहे थे सेम डायरेक्शन में। अच्छा, इसी लाइन में मिलेंगे ना, ए बी की लाइन ही आगे एक्सटेंड होगी, जो लाइन सेगमेंट है। तो मान लो वो सी पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये हमने ले लिया मीटिंग पॉइंट। तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ए से लेकर सी तक का। ठीक है? तो ए ने ट्रेवल किया है डिस्टेंस ए सी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। जो लिखवा रही हूं ना, ये सिर्फ समझने की बात है। आपको इसको समझकर दिमाग में रखना होगा, लिख लो पर इसको, पर पेपर में इतना इलाबोरेट नहीं लिखना होता हमें, ये कहने की बात है। ठीक है? सो मीटिंग पॉइंट इज 5 आवर्स। आफ्टर 5 आवर्स मीटिंग पॉइंट सी जो है, वो ट्रैवलिंग टाइम 5 घंटे के बाद आया दोनों का। तो जब डिस्टेंस ट्रैवल किया ए ने, आपने कहा वो तो है ए सी। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ए की स्पीड कितनी है, एक्स। टाइम कितना है, 5। तो मैं लिख सकती हूँ ए सी इक्वल्स टू 5x। रियो का मैं, ए सी इक्वल्स टू 5x। बी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, बी, स्पीड बाय थी, बी का स्टार्टिंग पॉइंट बी था। ठीक है? और सी तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी कितना है, बी की स्पीड कितनी थी,
बी की स्पीड कितनी है? वाई। कितने टाइम के लिए चला वो? 5 आवर्स। कितना बन जाएगा? 5 y किलोमीटर। पहले तो इस बात को समझो, इसको पता नहीं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए सी 5x किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी सी 5y किलोमीटर। इतनी बात समझ में आई पहले सबको? क्योंकि यहीं से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। अब थोड़ी ज्योमेट्री जैसे हम लोग करते थे। ये बीसी जो है ये 5y है। एसी किसके इक्वल है? ए बी प्लस बी सी। ए बी की लेंथ कितनी लिखी? 100। बीसी कितना लिखा? 5y। तुम्हारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। देखो 100 + 5x इक्वल टू, सॉरी, 100 + 5y इक्वल टू 5x। पहली इक्वेशन ये है, इस बात को समझो। इसको पूरा इलाबोरेट लिख लो। रोज सुबह शाम रात को सोने से पहले पढ़ना है, सुबह उठकर इसको एक बार पढ़ना है, स्कूल से आने के बाद इसको एक बार स्टडी करोगे फॉर अ वीक, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इक्वेशन। रट्टा मारनी है बस। समझ में आ गई बात? ये समझना है और रट्टा मारना है। इक्वेशन कैसे बनी? आपने पूरा ये चार्ट अपने दिमाग में बिठाना है कि ए से सी तक डिस्टेंस है 5x, बी से सी का डिस्टेंस है 5y, सो ए सी इक्वल्स टू 100 + 5y। इतना रट्टा मारना है, जो मैंने समझाया है ना तुम्हें, ये फटाफट बस लिखना है वहां पेपर में। बात समझ में आ गई? अब दूसरी इक्वेशन समझनी बहुत आसान है। दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर। बात समझ में आ गई? इतना लिख लिया सबने? थोड़ा करूं इसको आगे। अब दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर। ए यहां पर और बी यहां पर। डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। स्पीड इसकी वही रहेगी। क्रूज कंट्रोल लगा हुआ है, स्पीड नहीं बढ़ा रहे अपनी। ये एक्स की स्पीड पर है, वो वाई ट्रेन है अपनी फिक्स स्पीड पे चलेगी। वो चीज है ये। ठीक है। तो नाउ दे आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स, तो इन बिटवीन कहीं मिलेंगे। ठीक है। सो जो सी है वो मीटिंग पॉइंट है। और कितने टाइम के बाद मिले हैं? आफ्टर। कितना लिखा हुआ है देखो क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पे देखो, आफ्टर 1 आवर। देखा करो ये चीज। ठीक है। आफ्टर 1 आवर पढ़ोगे तभी समझ में आता है वो 1 आवर कहाँ यूज करना है हमें। तो ए से सी ने कितना डिस्टेंस होगा? एक्स की स्पीड है, 1 घंटा चल रहा है। x × 1, एक्स हो गया। बी भी गया, बी से सी तक। कितनी स्पीड थी बी की? बाय। बी भी चला फॉर 1 आवर। कितना हो गया? अब इक्वेशन क्या हो जाएगी? दोनों ने मिलकर 100 किलोमीटर कवर किया है। ठीक है। ये समझना आसान है कि दोनों ने मिलकर x + y किलोमीटर कवर किए हैं। अब उस चीज को हम वहां कैसे समझेंगे? ये लिख लो। और इस चीज को हाउ विल वी अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट केस? कि जितना भी ए और बी चल ले, बी का डिस्टेंस ए के डिस्टेंस से हमेशा 100 कम होगा। ए ने 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रैवल किया है क्योंकि ए को वो लीड कवर करनी है, बी तो पहले भाग लिया, आगे था। तो ए ने 100 भी कवर किया और बी वाला डिस्टेंस भी कवर किया। ठीक है। तो इस चीज को देखो, ये तो हमें समझ में आ गया कि दोनों इकट्ठे मिलकर कवर कर रहे हैं 100। तो इसको मैं कैसे बोलूंगी कि ए ने हमेशा बी से 100 किलोमीटर ज्यादा कवर किया है। ए का डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी के डिस्टेंस ट्रेवल्ड से 100 ज्यादा है। ए का डिस्टेंस कवर्ड बी के डिस्टेंस कवर्ड से 100 ज्यादा है। समझ में आ गया? तो दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, अब इसको सॉल्व कर लो, बस इतना ही काम है। ये इक्वेशंस जितनी आसान लगती है ना बनाने में, बस अंडरस्टैंडिंग बेस बनेगी। आपके पास आ जाएगा 20 इक्वल टू x - y। एक ये इक्वेशन, एक x + y = 100, दूसरी इक्वेशन। बात समझ में आ गई सबको? हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
समझ में आ गया सबको ये? समझ में आ गया सबको? एक्स की वैल्यू बताओ और वाई की वैल्यू बताओ, इसको घर जाकर जरूर पढ़ना। और प्लीज बच्चों, जो आज का टेस्ट पेपर था, 60 and 40 बिल्कुल ठीक है, जो आज का टेस्ट पेपर था जरूर की जरूर सॉल्व करना, अभी की प्रैक्टिस कर लो। आगे आगे काम बढ़ेगा ही, सब्जेक्ट्स बढ़ने ही है, काम कम नहीं होना आगे, कि आगे पढ़ लेंगे ना, आगे का काम बढ़ना ही है, तो अभी टाइम है। क्योंकि टीचर्स भी आपके शायद नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बोर्ड पेपर चेकिंग में बिजी है। सो वाई की वैल्यू 40। अब तुमने कोविड यहाँ पर नहीं छोड़ना है इसको, कोविड तुमने क्या करना है, इसको बोलना है कि दिस इज द स्पीड ऑफ ए विच विल बी 60 km/h। लिखना जरूरी है, ये सब लिख लो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा पूरे पेपर में सीरियसली, लीनियर इक्वेशंस का। वो 4 नंबर 5 नंबर का होगा या 3 नंबर का होगा, हमें इतना elaborate उसे लिखना है। यहाँ पे लगता है बार बार लिख रहे हो, लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही बार लिखना होगा। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। अब हम करेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर रह गया था इसमें, जो एक तरह का क्वेश्चन है, विच इज 11th क्वेश्चन। फिर हम करेंगे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 11 मैंने होमवर्क में दिया था, विच इज गिव मी 100 है ना, उसके बाद ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। आज अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम भी हो जाएगा, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी आएगा। हो गया सबके साथ? A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km/h faster, certain distance at a, वरदान बेटा उसको देख, वर्कशीट। हाँ, पढ़ रहे हो क्वेश्चन? ठीक है, वेरी गुड, चलो। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर, लास्ट पेज पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लास्ट मतलब पेज के लास्ट में लिखा हुआ है ये। If the train would have been 10 km/h faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time, and it would, if it would have been slower by 10 km/h, then it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by train. Find the distance covered by the train. लास्ट क्लास में किया था ना क्वेश्चन ये, सर्टन स्पीड, टाइम, दोनों को एक्स ले लोगे, एक्स और वाई, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस को कभी मत लेना, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x km/h, लेट द टाइम इक्वल टू वाई आवर्स। अब बच्चों इक्वेशन बनाओ, अगर वो 10 किलोमीटर फास्ट चलती, 10 km/h फास्ट चलती, तो स्पीड कितनी बन जाती? पहले स्पीड कितनी थी? ओरिजिनल स्पीड कितनी थी? एक्स। अगर 10 km/h फास्ट होती, तो स्पीड कितनी होती? x + 10। टाइम कितना लगता? y - 2। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस xy। बात समझ में आ गई? इक्वेशन फॉर्म करने, अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस सीख गए ना, तो बाकी इक्वेशंस तो फिर भी प्रैक्टिस से हो जाएंगी। इसको हर बार प्रैक्टिस करना है, पेपर से 2 दिन पहले मुझसे पूछोगे मैम फिर से समझा दो, फिर पेपर के बाद भूल जाओगे, फिर नेक्स्ट आओगे, फिर करेंगे ये ऐसे वाले क्वेश्चन, तो इन्हें हमें इस तरह से याद करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाली इक्वेशन बनाओ, स्लोअर बाय 10 km। हरवीर बताओ क्या होगी, स्पीड क्या हो जाएगी? वेरी गुड। उसके बाद टाइम कितना हो जाएगा? y + 3 बेटा, ठीक है, XY। अब इनको सॉल्व कर सकते हो घर पे, ठीक है, सॉल्विंग का काम होमवर्क में दे, आप पढ़ भी लोगे। हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें ना हमें अब काम खत्म भी करना शुरू करें ना, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, दैट इज क्वेश्चन ऑन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। समझ में आ गया? या विद द विंड
अगेंस्ट द विंड, विद द करंट, अगेंस्ट द करंट। ऐसे दो क्वेश्चंस हैं अपने पास टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो अभी होंगे हमें। कर दो ये, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको छोड़ दो अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ऑन अपस्ट्रीम, जगह छोड़कर इसको घर पे करके आना। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मोशन। ये फुल फ्लेजेडली आएगा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, अभी बहुत बेसिक वाला है, ठीक है। अभी सिर्फ समझना है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होता है और वैसे सॉल्व करना है, फुल फ्लेजेडली हमें ये वहां पर आएगा, राइट। तो होता क्या है अपस्ट्रीम, होता क्या है डाउनस्ट्रीम। ये ना नदी बह रही है, ठीक है। तुम्हारी बोट जो है इधर है, नदी नीचे आएगी, ग्रेविटी जो है नीचे लेकर आएगी, बोट जा रही है ऊपर, ठीक है। तो बोट की स्पीड को मैं ले रही हूं बी, स्पीड ऑफ बोट। और जो ये नदी बह रही है इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम या करंट, ठीक है। और एक होती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो दी होगी। तो यहां पर मैंने उसे ले लिया एस। ऑब्वियसली ये मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर जो भी दिया हो वो यूनिट आपने ले लेना है। तुम्हें ऊपर चढ़ना है। अच्छा लग रहा है काम ये कि थके कर जाएंगे कि बड़े आराम से पहुंच जाएंगे? आराम से पहुंच पाएंगे? नहीं। तो क्या होगा कि तुम ऊपर जाने की कोशिश करोगे, स्ट्रीम तुम्हें धक्का मारेगी नीचे, तो आपको बहुत जोर लगाकर ऊपर जाना होगा, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। ऊपर चढ़ रहे हो, सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तो सीढ़ियां चढ़ना आसान होता है कि उतरना? उतरना है ना, ठीक है ना। उतर चढ़ना क्यों? बिकॉज अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हो तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, आपको जोर ज्यादा लगाना होता है। तो इस केस में हम बोलते हैं स्पीड अपस्ट्रीम, कि बोट तो चल रही है ऊपर अपनी स्पीड से लेकिन स्ट्रीम धक्का मार रही है, एज अ फ्रिक्शन मान सकते हो। तो वो हो जाएगा स्पीड अपस्ट्रीम इज बी माइनस एस। इस चीज को याद रख लो, लिखो। अपस्ट्रीम स्पीड, ये पूरा चीज बना लो। दिस इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम एज एस, स्पीड ऑफ बोट बी। ये नीचे जा रही है, करंट नीचे को जा रहा है, बोट ने ऊपर जाना है। तो इस मोशन को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, कि यहां नीचे है, बोट ने ऊपर जाना है, तो इसको बोलेंगे अप द स्ट्रीम। समझ में आया ना अपस्ट्रीम क्यों नाम दे रहे हैं? क्योंकि ऊपर चढ़ रहे हैं। क्लाइंबिंग अ माउंटेन, ठीक है। स्लाइड होती है, स्लाइड पर चढ़ रहे हो, उतर नहीं रहे हो, स्लाइड नहीं कर रहे हो, ऊपर से नीचे नहीं आ रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो रिवर्स में, ठीक है। अब डाउनस्ट्रीम क्या होगा? स्ट्रीम तो वही है भाई, वो तो अपने ऐसे ही जाएगी। अब बोट ऊपर पहुंच गई यहां पर, अब उसे नीचे आना है। सो दिस इज स्ट्रीम, स्पीड है एस, दिस इज बोट, इसकी स्पीड है बी। तो क्योंकि अब बोट नीचे आ रही है, ये बोट हो गई, ये स्ट्रीम हो गई, तो इसको बोलेंगे वो जा रही है डाउन स्ट्रीम। समझ में आ गया डाउन क्यों बोलते हैं? अब बोट बहुत आराम से नीचे पहुंचेगी, है ना। मतलब अगर उसको अपनी स्पीड जीरो कर दो तब भी धक्के से नीचे तो आ ही जाएगी। तो इसकी स्पीड को क्या मिल गया? एक मोमेंटम मिल गया, अगर साइंस में बोले, या इसको एक एडिशन मिल गई, कि खुद की स्पीड तो थी, स्ट्रीम पे धक्का मार रही थी। तो यहां पर हम लिखेंगे स्पीड डाउनस्ट्रीम, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। ये दो चीजें हमें याद रखनी है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में दोबारा से फिर आएगा। आपको ट्रिग्नोमेट्री पक्का है क्या? नहीं है? पक्का हो गया? कितनी करवा दी क्लास में? लास्ट क्वेश्चन कुछ नहीं होता, करवा दूंगी सर। ठीक है, ये हो गया इतना क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। मुझे 2 दिन दे दो बस, ये मैं खत्म कर दूंगी। अब जितने क्वेश्चंस हो गए जितने आपकी वर्कशीट में है, ठीक है। इसको मैं अब
खत्म कर दूंगी इस चैप्टर को, देन विल स्टार्ट विद रियल नंबर्स, थोड़ा सा स्टार्ट करें या फिर हम पॉलिनोमियल से स्टार्ट करें। और पॉलिनोमियल जैसे चैप्टर है जो पेपर में जिसके क्वेश्चंस आए थे और सब चिल्ला रहे थे। तो रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी वर्कशीट में, आफ्टर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours, upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. ठीक है, तो दो चीजें दी हुई है रितु, जो भी पर्सन है, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम मुझे दिया हुआ है 20 किलोमीटर, टाइम जो दिया हुआ है वो डाउनस्ट्रीम का दिया हुआ है 2 hours। ऐसे ही दिया है डिस्टेंस अपस्ट्रीम कितना, 4 किलोमीटर, और टाइम अपस्ट्रीम दिया हुआ है 2 hours। दो चीजें निकालने को कही है ना, क्या लिखा है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, 40 है सॉरी, नहीं 4 है बेटा, मेरे हिसाब से 4 लिखा हुआ है यहाँ पे। 20, डिस्टेंस अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर, टाइम 2 hours। देख वैसे भी देख, अगर सोचो 40 किलोमीटर 2 hours में अपस्ट्रीम नहीं कर सकती, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नेगेटिव आंसर देगा तुम्हें, है ना। अपस्ट्रीम जाना मुश्किल है, सेम टाइम में 2 घंटे में वो 40 कैसे चल लेगी, अगर लिखा हुआ भी आएगा ना, इसका मतलब क्वेश्चन में एरर है। और ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, आपको पता है वो एरर है, क्योंकि वो हमारे साइंस के लॉजिक को या फिजिक्स के सारी डेफिनेशंस को डिफाई कर रहा है ना, तो हमें पता ही लॉजिकल चीज हो रही है वो, नंबर्स जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं एरर है डेटा में। ठीक है, तो डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज 4 किलोमीटर, टाइम अपस्ट्रीम इज 2 hours। पेपर में अगर कभी ऐसी गलती होती है तो आप स्पॉट कर सकते हो कि गलती क्यों आ रही है ये। ठीक है, अब आपने मुझे 40 कहा तो मैंने कहा अच्छा 40 है, बट आई चेक 4 है, फिर मुझे क्यों लगा कि 40 गलत होगा यहाँ पे, बिकॉज ये अपस्ट्रीम दिया हुआ है, टाइम सेम है, तो ये डिस्टेंस 40 नहीं हो सकता, उससे कम होगा। ठीक है, दो चीजें निकालने को कहा है कि एक तो बताओ स्पीड इन स्टिल वाटर, उसकी जो रोइंग स्पीड है, वो जो चप्पू चला रही है, जो भी उसकी बोट का इंजन है, उसकी स्पीड स्टिल वाटर में क्या है, एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। तो हम लिखेंगे अपने एक्स एंड वाई को, लेट द स्पीड ऑफ बोट लिख लो, रोइंग इन स्टिल वाटर, जो भी लिखा हुआ है पेपर में वही लिख लेंगे। और क्योंकि किलोमीटर्स और आवर्स की बात हो रही है तो आई विल राइट x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द करंट का है, सो लेट द स्पीड ऑफ द करंट विच इज बाय किलोमीटर्स पर आवर। क्यों हंसी आ गई तुम्हें, काम कर। पता क्या है, ये मजाक का चलता है, नंबर आ रहे होते हैं, नंबर आए होते हैं ना, तो हंस रही होती है ऐसे किसी भी बात में, मुझे पता है किस बात पे देखो हंसी आ रही है, क्या तुम्हें फनी लग रहा है, सच में बता रही हूँ, एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट आई कैन अंडरस्टैंड इट, तुम्हारी वो समझ सकती हूँ। पर नंबर आ रहे हो ना, मैं चुपचाप से तुम्हें इग्नोर करूँ, मैं बोलूंगी ना। पर नंबर नहीं आ रहे तो ये सब ना दिमाग से निकाल दो फालतू चीजें, पहले पढ़ो, पढ़ाई का नंबर लेकर आओ, उसके बाद फिर जितना मर्जी फालतू दिमाग चलाते रहो। ठीक है, अब समझ में आ गया ना। इसके बाद देखो, जैसे हमने नंबर्स क्वेश्चन में किया था ना डिजिट्स में, कि मैंने नंबर फॉर्म किया, तो यहां पर भी आपको क्या लिखना है, व्हाट इज स्पीड अपस्ट्रीम, व्हाट इज स्पीड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है, आपको हमेशा ये लिखना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, बोट माइनस करंट, बोट माइनस करंट, एक्स माइनस वाई हो गया। समझ में आ गई बात ये। और डाउनस्ट्रीम कितनी होगी, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। अब सिर्फ टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है हमें, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कितना था, कितना था, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कितना था, बोलो, 20। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी थी, स्पीड
एक्स प्लस वाई। और डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना था? बन गई इक्वेशन। बस, मैंने कहा था ना टाइम पे डिस्टेंस सबसे मुश्किल टॉपिक क्यों है, क्योंकि फॉर्मूला ही एक है। बस वो स्पीड्स ही निकालनी पड़ती है सब जगह, रियो कम है। ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन बताओगे आप मुझे? डिस्टेंस अपस्ट्रीम कितना है? 4। स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम? अभी समझ में आया स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम? बोलो। एक्स माइनस वाई, व्हाट इज टाइम? टू। सिंपल सी इक्वेशन, लेकिन इस इक्वेशन ने सच में दिमाग खा लिया। बनी क्या? एक्स प्लस वाई। वहां पर क्या इक्वेशन बनी थी? एक्स प्लस वाई 20, एक्स प्लस वाई 100, एक्स माइनस वाई 20। और यहां पर एक्स प्लस वाई 10, एक्स माइनस वाई 2। लेकिन इस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए हमें कितना कुछ सीखना पड़ेगा, कितना कुछ लिखना होगा। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में ना हमेशा देखना डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, टाइम क्या है। समझ में आ गया? फॉर्मूला लिखना, उसी में वेरिएबल्स को फिल करना है। बात समझ में आ गई सारी? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये, घर पे सॉल्व करोगे अब एवरीवन? ठीक है। अब इस जैसा ही एक क्वेश्चन था, विच इज, लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट पे, 24th क्वेश्चन। ये भी हेडविंड जो लिखा हुआ है ना, ये मैं क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में ना अब आ सकता है, कंसिडरिंग जो सीबीएसई डाल रहा है कि समझो ये क्या है। आपको करवाया हुआ है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। ठीक है। द क्वेश्चन सेज एरोप्लेन फ्लाइज 1680 किलोमीटर्स with a headwind in 3.5 आवर्स। पहली बार जब मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था ना, मुझे भी नहीं पता था हेडविंड क्या होता है। ठीक है। और पेपर में ऐसा कुछ आएगा, तुम्हें भी पता नहीं होगा ये इंग्लिश मीनिंग क्या है, पहले तो उसकी हिंदी ट्रांसलेशन आपके पास होगी। दूसरी चीज, दिमाग लगाओ, ऑन द रिटर्न ट्रिप, वापस जब कर रहा है, विथ सेम विंड ब्लोइंग, द प्लेन टेक्स 3 आवर्स। वापसी टाइम उसको 3 घंटे लगे। उसकी स्पीड अपनी थी, डिस्टेंस भी वही था रिटर्न ट्रिप का, ये तो है नहीं 1680 का 1600 किलोमीटर हो गया होगा, है ना, कि उठाकर प्लेन हमने आगे रख दिया अब वो चल रहा है तो इसलिए डिस्टेंस हो गया 1680। ऐसा भी नहीं हुआ। सेम एयरपोर्ट से टू अनदर एयरपोर्ट, डिस्टेंस सेम है। आते टाइम उसको लगा है 3.5 आवर्स, जाते टाइम या एक तरफ लग रहा है, फ्रॉम ए टू बी लग रहा है 3.5 आवर्स, लेकिन बी टू ए में 3 आवर्स लगे हैं फॉर द सेम डिस्टेंस। इसका मतलब, हेडविंड का मतलब क्या हुआ? कि उसको धक्का लग रहा है। ठीक है। कि अगर एयरप्लेन का हेड ये था, है ना, इस तरह से कुछ वो एयरप्लेन है ना, तो विंड इस तरह से टकरा कर निकल रहा है उसको, तभी टाइम ज्यादा हुआ। तो जो ये चीज है हेड विंड, इसको अपस्ट्रीम बोलेंगे या डाउनस्ट्रीम? अपस्ट्रीम। बात समझ में आ गई, क्योंकि इसको धक्का लग रहा है, अपस्ट्रीम। और सेम विंड ब्लोइंग 3 घंटा, मतलब ये है डाउनस्ट्रीम टाइम। डिस्टेंस दोनों में सेम है, डिस्टेंस इज 1680 किलोमीटर। ठीक है। तो आप बोलोगे व्हाट इज टाइम अपस्ट्रीम? कितना टाइम लगा अपस्ट्रीम? ज्यादा वाला टाइम हमेशा अपस्ट्रीम का ही होगा, बिकॉज दैट गोज विद लॉजिक। अपस्ट्रीम टाइम इज 3.5 आवर्स। एंड व्हाट इज डाउनस्ट्रीम टाइम? ठीक है। अब क्या लेना रहता है हमें इसमें? स्पीड। किसकी? एरोप्लेन की। और उसको टकराकर कौन निकल रहा है? विंड।
दोनों की स्पीड लेनी है। तो एक जो स्पीड एरोप्लेन हो गया वो आपका बोट का काम कर रहा है, और जो विंड हो गया वो नीचे का पानी करंट वाला काम कर रहा है, स्ट्रीम वाला काम कर रहा है तो प्रैक्टिकली वही सिचुएशन। अब अगर तुम ये क्वेश्चन पेपर में देखो और को आउट ऑफ सिलेबस है, पेपर में एग्जैक्ट यही हुआ था कि आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम करवाया, मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, अब तुम समझ नहीं पा रहे हो हेडविंड क्या होता है, मुझे भी नहीं समझ में आया था, लॉजिकली सोचा कि ये मतलब होगा इसका, हेडविंड मतलब टकराकर विंड से निकल रहा है, वो टर्बुलेंस आ गई, वहां से हवा आ गई, झोंका सा आ गया, वो उसको रोक रहा है, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम क्या लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ एरोप्लेन एक्स, लेट द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, क्योंकि किलोमीटर्स पर आर की बात हो रही है ना, तो एक्स किलोमीटर्स पर आर, लेट द स्पीड ऑफ विंड वाई किलोमीटर पर आर। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे ना स्पीड अपस्ट्रीम कितनी हुई, स्पीड डाउनस्ट्रीम कितनी हुई। व्हाट इज अपस्ट्रीम स्पीड, हमेशा क्या होती है, एरोप्लेन की स्पीड से विंड माइनस किया, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई किलोमीटर। इक्वेशन बनाओगे, दोनों में डिस्टेंस जो है वो 1680 ही है, देखो ना वही है डिस्टेंस का, मैंने कहा था ना सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही होता है, क्यों होता है, क्योंकि लगना एक ही फॉर्मूला है। वरदान, एक ही क्वेश्चन क्या बनेगी बेटा, 3.5 हम्म, x plus y g। नहीं, 3.5 इक्वल टू किसके होगी है, डिस्टेंस कितना है, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। अरवीर समझ में आएगा, दूसरी क्वेश्चन क्या होगी, हम्म, वेरी गुड। बेटा घर जाके जरूर पढ़ लेना, जितनी तुमने मेहनत यहाँ की है ना समझने में, जितनी मैंने मेहनत की है यहाँ समझाने में, वो सब वेस्ट जाती है जब आप घर पे नहीं पढ़ते। ठीक है, तो प्लीज जाकर इसको रिवाइज कर लेना, दिमाग में बैठ जाएगा। और इतनी भी गारंटी मैं देती हूँ, घर जाके फिर भी नहीं बैठेगा, तुम्हें 2 दिन 3 दिन 4 दिन अपने अकॉर्डिंगली आपको लगातार समझना पड़ेगा इसको। सो बहुत जरूरी है, अगर एक बारी में इक्वेशन ये समझ में आ रही है, विच इज अ वेरी गुड प्रोग्रेस, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, दो इक्वेशंस बन गई, दोनों को सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई और एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, आंसर तुम्हारे पास है एक्स एंड वाई का। आपने मुझसे कौन सा क्वेश्चन पूछा था, समायरा, लास्ट लास्ट क्लास में तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ना, इसी में से था ना, क्वेश्चन नंबर 18 था। एरोप्लेन वाला के बाद कौन सा वाला आ गया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए ठीक है, आप समझ आ रहे हैं। तो बच्चों अब ना आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 15, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में ना एक क्वेश्चन और है वो कर लो, उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के ना अभी दो ही क्वेश्चंस करवाऊंगी, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स मैं थोड़ी सी पॉज कर दूंगी अब, जितनी है ना उतनी कर लो, जो छोड़े हुए हैं उनको सर्कल कर लेना,
वो एक एक दो दो करके ना रोज की रोज कर लेंगे। हमारे पास ना ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। आगे वाली सम मोर स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में लास्ट में दिया होगा, अ बोट सेल्स अ डिस्टेंस ऑफ, बिल्कुल लास्ट में आओगे ना, अ बोट सेल्स अ डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर्स इन 4 hours विद द करंट। अच्छा, जब ये लिखा होता है विद द करंट, इसका मतलब क्या हुआ? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, करंट के साथ साथ, साथ साथ चल रही है उसके, है ना, उसके अगेंस्ट ही चल रही, विद द मतलब डाउनस्ट्रीम। वेरी गुड। इट टेक्स, अब ना इसमें यही बात है, 4 hours 48 minutes longer to cover the same distance against the current. Find the speed of boat in still water, find the speed of the current. तो सबसे पहले हमें क्या लेना है सॉल्यूशन करते हुए? लेट द स्पीड। जब भी इक्वेशंस की बात चलेगी ना, अपने दिमाग में अगर आप पहले बिठा लोगे कि एक्स एंड वाई क्या है, तब तो इक्वेशंस फॉर्म करना आसान होता है। अगर हमें समझ ही नहीं आता, बिकॉज दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लैरिटी कि हमारा जो है एक्स एंड वाई क्या है, लेट द स्पीड ऑफ द करंट। फिर आप फिल्टर करोगे कि ये क्वेश्चन किसके बारे में है, कौन सा कॉन्सेप्ट ले रहा है ना, किस चैप्टर से है, पॉलिनोमियल से है, ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है मुझे इसमें, हम उसे वैसे फिल्टर करते हैं। अभी मुझे लीनियर इक्वेशंस में दिख रहा है और बोर्ड में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की बात कर रहा है, आपने खुद कहा विद द करंट अपस्ट्रीम हो गया, डाउनस्ट्रीम हो गया। तो इसका मतलब आपको ना ये चीजें लिखनी पड़ेंगी, स्पीड डाउनस्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम। ठीक है, ठीक है, या टाइम जो है वो कितना है डाउनस्ट्रीम, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस। ऐसे ही ये ना अपनी माइंड में हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। लिखने का मतलब है कि मुझे क्लैरिटी होगी, जितनी माइंड में क्लैरिटी होगी उतनी जल्दी इक्वेशंस बनेगी। जैसे नंबर्स में मैंने कहा था ना, डिजिट्स में एक्स एंड वाई, फिर नंबर फॉर्म करो, फिर रिवर्स करो, फिर इक्वेशंस पर पहुंचो। तो अब के क्वेश्चन पेपर में सीरियसली जब मैंने आपको दिया, जिनका गलत भी हुआ है ना, मैंने वही देखा कि तुम्हारी क्लैरिटी स्टार्टिंग में वो ठीक है, तुमने 10x + 5 लिखा, 10y + x लिखा, बस उसके आगे इक्वेशंस फॉर्म करनी नहीं आई। मतलब तुम्हारी स्टार्टिंग ठीक हुई है, बस थोड़ा धक्का और मारो, अब हम आगे वाली इक्वेशंस को समझना शुरू करेंगे। समझ में आया? तो स्पीड डाउनस्ट्रीम कितनी हुई बताओ, प्लस या माइनस? डाउनस्ट्रीम प्लस है माइनस? एवरीवन प्लस है। कितना हो जाएगा यहाँ पे? परवीर बताओ कितना होगा डाउनस्ट्रीम यहाँ पर ऐसे? क्यों नहीं समझ में आ रहा? मतलब टाइम कहाँ लग रहा था, कहाँ क्या सोच रहे थे? हम्म? डरने वाली बात नहीं, मुझे एक्चुअल बताओ कि मैम क्या चीज नहीं समझ में आई, बता ना बेटा, क्या नहीं समझ में आया? ठीक है, टाइम कितना है डाउनस्ट्रीम का? वरदान बताओगे व्हाट इज टाइम डाउनस्ट्रीम? वेरी गुड। और डिस्टेंस कितना है? अच्छा, स्पीड अपस्ट्रीम बता सकते हो हरवीर आप? समझ में आ गया ना? टाइम कितना लगा, बस यहाँ पर एक टाइम में झोल आएगा अब ये। क्या लिखा हुआ है? इट टेक्स 4 hours 48 minutes लॉन्गर। टाइम कितना हो गया? 8 hours 48 minutes। बस इतना सा इसमें जरूर चीज है जो ध्यान रखनी है। सो टाइम इज 8 hours 48 minutes। और डिस्टेंस कितना है? अब इतना लिखने के बाद इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। कितना डिस्टेंस है, कितनी स्पीड है, और कितना टाइम है? बिल्कुल ठीक, ये हमारी इक्वेशन बड़े आराम से बड़ी प्यारी सी बन गई। दूसरे में कोविड बताओ।
डिस्टेंस कितना है? X plus डिस्टेंस सेकंड वाले केस में 44 स्पीड कितनी है minus और टाइम कितना है? 8 hours. बस इस 8 hours 48 minutes को फ्रैक्शंस में लिखेंगे। कैसे? 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं? सबको पता है ना, सब घड़ी देखते हो, कितना टाइम रह गया क्लास कवर होने में, है ना, हम सब देखते हैं ना। हाँ, वही चीज याद रखना अब इसको। तो दिस इज 4, दिस इज 5, तो ये आ जाएगा 44/5। बात समझ में आ गई? मिनट्स को आवर्स में हमेशा कन्वर्ट करना है। जो यूनिट स्टैंडर्ड चल रहा है, हर जगह आवर्स का यूनिट चल रहा है, तो हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ गया? दो इक्वेशंस बन गए, ये 44 कैंसिल हो गया, तो x - y 5 के इक्वल आ जाएगा। ये समझ में आई कैलकुलेशन सबको? सबको कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक? दो इक्वेशंस में अगर देखो फिर से डिस्टेंस और में इक्वेशन x+y 11 x - y 5। इक्वेशंस नहीं मुश्किल बनती, उस तक पहुंचना मुश्किल है बस, क्योंकि विजुलाइज नहीं कर पाते, डिस्टेंस में चल रहे हैं। हमेशा फॉर्मूला ध्यान रखना, तीनों चीजें निकालना कि डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, टाइम क्या है, फॉर्मूला में पुट करना। आपका आंसर कहीं ना कहीं तो आएगा। स्टार्टिंग तो ये करो कम से कम। ठीक है? इतना क्लियर हो गया? टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस अभी नहीं करवाऊंगी, उसके एक तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाती हूँ, उसके बाद मैं करवाऊंगी। ठीक है? टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्लियर है? अभी जो क्वेश्चन रह गया ना करने वाला, लिखो। जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स रह गई हैं लिख लो। आपके ना मैंने जो वर्कशीट में कवर करवा लिए हैं, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। एट्थ क्वेश्चन रहता है, लिखो क्वेश्चन नंबर 8, सर्कल कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 रहता है। ठीक है? इसके बाद 13 14 16 तो भी करना ही है। 17th 18th रहता है, 18th सर्कल कर लो। 19th रहता है, 20th रहता है। 19 20 वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सम मोर लीनियर इक्वेशंस में क्वेश्चन नंबर 1 रहता है, क्वेश्चन 3 रहता है, क्वेश्चन 4 1 रहता है, क्वेश्चन नंबर 3 रहता है, क्वेश्चन नंबर 4 रहता है। 4 थोड़ा सा सोचकर करने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट ईयर ना ये पेपर में था, सैंपल पेपर में। फिफ्थ रहता है, फिफ्थ इजी है। सिक्स करवा दिया, सेवन्थ करवा दिया, एट्थ भी करवा दिया, नाइन्थ 10th डन। इलेवेंथ रहता है, 12th करवा दिया हुआ है मैंने। 12th करवाया कि नहीं? नहीं, 12th भी रहता है। 8 hours 48 minutes, 4 hours 48 minutes लॉन्गर, तो 8 hours हो गया। तो अब इसको कन्वर्ट करो। 8 48/60, 12 4 × 48, 12 5 × 60, 8 5 × 40, क्वोशंट एंड रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर होता है। क्वोशंट एंड रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो इसको मल्टीप्लाई करते हो और प्लस करते हो रिमाइंडर फ्रैक्शन, नेक्स्ट फ्रैक्शन, है ना। तो 14th क्वेश्चन रहता है, 15th मैंने करवा दिया, 16th भी करवा दिया है, 17th भी करवा दिया है, 19th रहता है बस। ठीक है? चलो, अभी के टाइम में ना जितना 5 10 मिनट का टाइम है अपने पास, मैं करवाऊंगी, लिखो सम स्पेशल लीनियर इक्वेशंस। ये वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगातार हैट्रिक मार चुका है, 3 सैंपल पेपर्स, 3 फाइनल पेपर में आ चुका है। ठीक है? और ये पता है बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज, ये वाला होगा। जैसे मान लो तुम्हारा क्वेश्चन है ना ये, 97x
आपको याद होगा एक क्वेश्चन ना मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाया था, टाइम्स प्रॉफिट एंड लॉस का। मैंने कहा था इसको बाद में एक तरह के क्वेश्चंस करने के बाद करेंगे। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो इसको। ये इस तरह का क्वेश्चन किस तरह का है समझाऊंगी, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें है क्या, एक्स और वाई बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशंस दी हुई है ना। एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या बैठा हुआ है, 97। वाई के साथ क्या है, 53। साफ सुथरा सा नंबर है। यहाँ पे जो वाई के पास पहली इक्वेशन में कोएफिशिएंट था वो एक्स के पास चला गया, और जो एक्स के पास था वो वाई के पास आ गया। बिल्कुल ठीक हो गया। ये इस तरह का क्वेश्चन होगा, नंबर बड़ा बड़ा 101 144 ऐसा कुछ दिखेगा आपको, और एक्स और वाई के आपस में कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हुए होंगे दोनों इक्वेशन। अब प्रॉब्लम क्या आती है, मैं कहती हूँ चलो जी एलिमिनेशन कर लो। एलिमिनेशन के लिए तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, मान लो 53 से। अब इसको करना पड़ेगा 97 से। जितनी मर्जी वैदिक मैथ्स करके आए हो, जितनी मर्जी अबैकस क्लासेस लगाई हो, मल्टीप्लाई करोगे टाइम लगेगा, क्योंकि देखो कितनी मल्टीप्लिकेशन करनी है। एक इसको, फिर 53 का स्क्वायर, फिर ये, फिर इसको, फिर ये, और ये। ठीक है। टाइम देखते हो या क्वेश्चन में वेटेज देखते हो, 2 नंबर का है, और छोड़ो 1 नंबर का है। 10 मिनट लगाकर, 20 मिनट लगाकर एक क्वेश्चन किया 1 नंबर के लिए, जायज है? तो क्यों दिया पेपर में फिर ये? इसलिए नहीं कि तुम मल्टीप्लाई करो, इसलिए कि सोचो कि ऐसे क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कैसे करना है। सिर्फ यही चीज कि अगर मैं तुम्हें आज ये क्वेश्चन दे दूं कि मल्टीप्लाई करके एक्स एंड वाई निकालो, सब निकाल लोगे, लेकिन लगे रहोगे और बड़े अच्छे खुशी से लगोगे। गुस्सा आएगा क्या मल्टीप्लाई करना, अब इसको करे, और कहीं एक गलती होगी कैलकुलेशन में, पूरा क्वेश्चन गलत। एक्स एंड वाई की फ्रैक्शन वैल्यू है, पता ही नहीं सही है कि नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक क्या होती है, जहां पर एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हुए होते हैं, जैसे हम बोलते हैं इंटरचेंज हुए हैं। आपने इन दोनों इक्वेशंस को एक बार करना है ऐड, ऐड द टू इक्वेशंस। ठीक है, ऐड 1 और 2। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इतना इजी है। बस ये है कि जिसने पढ़ाई ना की हो ना, वो क्या करेगा, कहेगा चलो यही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, पेपर में आ गया, बड़ा इजी पेपर है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 3 नंबर तो आ जाएंगे। देयर हैव बीन केसेस, पेपर्स मतलब टीचर्स ने शेयर किए हैं कि उन्होंने पूरा कैलकुलेशन करके क्वेश्चन सॉल्व किया, पर बेटा मिलेंगे 3 नंबर ही, और उसके बाद कुछ नहीं किया हो पूरे पेपर में। ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करो, क्या बनाइए, 150। दूसरा भी क्या बना, 150। और यहां पर जब आप सॉल्व करोगे, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज गिवन विद द प्रिंसिपल कि तुम्हें इसे ऐड सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो जब तुमने दोनों को ऐड किया है, 150 150 750, आपको ठीक लग रहा है? 150 और 750 में क्या कोई लिंक है हमारा, कट जाते हैं ये। 750 इज अ मल्टीपल ऑफ 15, 15 फाइव जा 75। तो मैंने क्या किया, 150 कॉमन लिया, एक्स प्लस वाई। तो जो बड़ी खतरनाक सी इक्वेशन थी वो क्या बन गई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। बात समझ में आई? इसमें मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना, इन दोनों को ऐड करना है, और ऐड के साथ क्या करेंगे, दूसरा है सब्ट्रैक्ट। ठीक है। तो ऐड का ही काउंटर एक हमारे पास ऑपरेशन होता है विच इज सब्ट्रैक्ट। तो जैसे इन दोनों को ऐड किया, वैसे ही इन दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, 1 और 2। अब अगर लिखना है तो लिख सकते हो कि नहीं, सब्ट्रैक्शन में टाइम लगेगा समझने में। तो मैंने 97 बाय 573 माइनस, सॉरी, माइनस माइनस ऐसे लिख दिया। तो यहां से आएगा 44x, ये भी माइनस में 44y हो जाएगा। डिफरेंस कर रहे हो, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब यहां करेंगे, माइनस आएगा, 13 में से 7 निकाला 6, 16 में से 7 माइनस करो, इसको देखो नहीं, 573 ये लिखो। यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं चल रही है कि हम देख रहे हैं, अच्छा अब नेक्स्ट नंबर आएगा। वीडियो फॉर्म में मैथ्स को सॉल्व मत करना कभी भी, कोई कर रहा है ना खुद करो पहले तो। ये लो 4 1। ये तुम्हारे पेपर में होना चाहिए अगर आपको ओरली नहीं समझ में आता है तो। और अगर सब्ट्रैक्ट करना है ओरली तो 13 - 7 6, फिर कैरी ओवर हुआ 6 हुआ, 16 - 7 इज 9, फिर ये 4 - 1 3, पर ये माइनस 44 कॉमन लिया,
x माइनस वाई इज -396, x माइनस वाई 44 कब आता है? 396, 396 कब आता है 4 के टेबल में? 4 पे आएगा, मल्टीप्लाई करके देख। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, नहीं समझ में आ रहा 396 के टेबल में कब आ रहा है? दैट इज व्हाट आई मीन, दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। किसी ने कहा 9 पे आ रहा है, तुम्हें नहीं समझ में आया, तुम क्या करोगी? पहले 2 से कैंसिल करोगी, फिर 11 से करोगी, जो भी आप इसको फैक्टराइज मतलब कुछ भी कर सकते हो, उसी तरह से चलना शुरू करो। तो ये आएगा आंसर 9। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करो या इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करो, आपका आंसर हमेशा वही होगा, -9। यस, x माइनस वाई इज -9। समझ में आ गया? तो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके 2-3 क्वेश्चंस करवाऊंगी अब क्लास में आपको, ठीक है? समझ में आ गया? और ऐसे ही 1-2 इक्वेशंस हमें स्पेशल टाइप की और करनी है, जो पेपर में आ सकती है, राइट? आंसर निकालो इससे। तो अगर इनको ऐड करते हो, 2x इक्वल टू -4, x की वैल्यू क्या आ गई? -2। और अगर x की वैल्यू -2 है, y इक्वल टू 7। समझ में आ गया? ये बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? चलो बाकी कल करेंगे, 2 दिन मैक्सिमम।